चलो अब आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक बेटा। देखो इक्वेशन ऑफ वेव आपको लिखने आना चाहिए, तो मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वेव की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखती है बच्चों। के क्या है, सब कुछ क्या है बताते चलते हैं। तो बच्चों ये ए क्या है, तो ए को पहले ही आपको पता है एम्पलीट्यूड है। किसका एम्पलीट्यूड है? तो बच्चों वेव का एम्पलीट्यूड मतलब, वो तो बात मुझे पता है वेव का, लेकिन वेव का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड किसका है? बेटा जब वेव चलती है तो बहुत सारे पार्टिकल एसएचएम करते हैं, आपको पता है ना बेटा। जैसे पानी में पत्थर हम लोग फेंकते हैं तो पानी का हर पार्टिकल एसएचएम करता है, ऑसिलेट करता है। तो ये एम्पलीट्यूड किसका है? ये सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। जो सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं ये सबका एम्पलीट्यूड है। समझ में आ रहा है आपको? ये एम्पलीट्यूड है हर पार्टिकल का, जो वेव में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सब ऑसिलेट कर रहे हैं, उनका ये एम्पलीट्यूड है। बेटा के क्या है बताओ अंशिका, के क्या है? क्या कांस्टेंट? कौन सा कांस्टेंट? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या वैल्यू होती है इसकी? क्या वैल्यू होती है विहान? से 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा। ओमेगा क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका भी फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं बच्चों, 2 पाई एफ। ठीक है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये सब तो कॉमन चीजें जो सबको पता है। ये देखो बच्चों, इससे देख के आप क्या क्या आइडिया लगा सकते हो। तो अगर इधर x देखो अंदर, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? फेज। आप लोगों को बताया था ये पूरा क्या कहलाता है? फेज। तो अगर फेज के अंदर x है तो इसका मतलब वेव या तो माइनस एक्स में ट्रेवल कर रही होगी, माइनस एक्स के डायरेक्शन में, या तो प्लस एक्स के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। अगर वेव के अंदर फाई में x है तो इसका मतलब वेव या तो माइनस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी या प्लस एक्स में। ये कैसे पता चलेगा कि माइनस एक्स में ट्रेवल कर रही है या प्लस एक्स में? तो बच्चों ये पता चलेगा के एक्स और ओमेगा टी का साइन देख के। अगर के एक्स और ओमेगा टी सेम साइन रखते हैं, सेम साइन, तो वेव ट्रेवल कर रही होगी माइनस एक्स में। और अगर के एक्स और ओमेगा टी डिफरेंट साइन रखेंगे, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिट साइन है इनका, अगर के एक्स और ओमेगा टी का, तो वेव चल रही होगी प्लस एक्स में। तो अभी देखो के एक्स के आगे क्या है? प्लस। ओमेगा टी के आगे क्या है? माइनस। इसका मतलब वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? प्लस एक्स में। तो बेटा के एक्स और ओमेगा टी का ऑपोजिट साइन है, देख लो। के एक्स और ओमेगा टी का ऑपोजिट साइन है, इसलिए याद रखना ये बात कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। इतना सबको क्लियर है कि वेव का इक्वेशन देख के आपको ये पता चलना चाहिए कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये सामने एग्जांपल है, ये जो लिखा है इक्वेशन, इसके फाई के अंदर एक्स है, फाई के अंदर एक्स है बेटा, और ओमेगा टी के आगे साइन क्या है? माइनस। के एक्स के आगे साइन क्या है? प्लस। तो ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करिए? प्लस एक्स। ऑपोजिट साइन हो, वैल्यू कुछ भी लिखी हो, ऑपोजिट साइन है तो प्लस एक्स, अगर सेम साइन है तो माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? दूसरी बात बेटा, ये एक साथ इनफाइनाइट एसएचएम है। ये किसका इक्वेशन है? एक साथ इनफाइनाइट एसएचएम का इक्वेशन है। कैसे? वैसे बेटा अगर वेव मान लो, अभी आपने देख लिया कि वेव ट्रेवल कर रही है इस तरफ, तो बेटा मान लो सोर्स पार्टिकल यहाँ पे है। सोर्स पार्टिकल मतलब जिसके कारण वेव प्रोड्यूस हुआ, वो पार्टिकल कहाँ पे है? एक्स बराबर 0 पर। फिर उसके बाद और भी पार्टिकल होंगे बेटा, एक्स की अलग अलग वैल्यू के लिए। एक्स इक्वल टू 1 पे एक पार्टिकल होगा, एक्स इक्वल टू 2 पे एक पार्टिकल होगा, एक्स इक्वल टू 3 पे एक पार्टिकल होगा, एक्स इक्वल टू 4 पे एक पार्टिकल होगा। तो अलग अलग पार्टिकल होंगे। हाँ,
x की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग पार्टिकल होंगे बेटा, तो ये सब पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, ये सब पार्टिकल SHM कर रहे होंगे। इधर ध्यान दो बेटा, x के अलग अलग वैल्यू के लिए बीच वाली वैल्यू पे, जैसे x की वैल्यू 1.5 हो, x की वैल्यू 2 हो, x की वैल्यू 2.5 हो, 2.3 हो, 2.1 हो, तो ये सब पार्टिकल है ना बेटा, ये मीडियम में वेव ऐसे जा रही है, तो इधर ये सब पार्टिकल है ना, तो हर पार्टिकल क्या कर रहा है यहाँ पे, SHM कर रहा है। तो बेटा अगर इसमें x की वैल्यू 1 डाल दोगे, अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 डाल दोगे, तो ये SHM किसका रिप्रेजेंट करेगा, 1 वाले पार्टिकल का। ध्यान से समझना, अगर इसमें x की वैल्यू 1 डालोगे बेटा, तो ये 1 वाले पार्टिकल के SHM का इक्वेशन हो जाएगा। अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 डालोगे, तो 2 वाले पार्टिकल के SHM का इक्वेशन हो जाएगा। हाँ, दो पार्टिकल का नहीं, जो x इक्वल टू 2 पोजिशन पे पार्टिकल है उसका SHM हो जाएगा। अगर बेटा आप x की वैल्यू 3 डालोगे, तो x इक्वल टू 3 पे जो पार्टिकल है उसके SHM का इक्वेशन हो जाएगा। तो एक साथ ये वेव क्या कर सकता है, ये वेव की इक्वेशन क्या कर रही है, इनफाइनाइट SHM को डिनोट कर रही है। बेटा आप x की वैल्यू बदलते जाओ, अलग अलग पार्टिकल का SHM आपको मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये SHM की इक्वेशन शो कर रही है, x की वैल्यू चेंज करते जाओ, जो x की वैल्यू रखोगे उस SHM का ये इक्वेशन देगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ये जो सोर्स है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है उसके SHM की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना? वेव जब चलती है तो हम लोग के सिलेबस में केवल प्रोग्रेसिव वेव पढ़ना है, जो साइनोसाइडल प्रोग्रेसिव वेव है। और भी तरीके की वेव होती है लेकिन वो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है ना? तो अभी बस इतना नोट कर लो पहले, और ये समझ लेना कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये एक साथ इनफाइनाइट SHM की इक्वेशन है, एक साथ इनफाइनाइट SHM की इक्वेशन है ये। ठीक है बच्चों? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं x इक्वल टू 2 पे पार्टिकल है, उसके SHM की इक्वेशन लिखूं, तो बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देना। हाँ, तो वो जो पार्टिकल होगा उसके SHM की इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, x की वैल्यू डालोगे तो वो पता चल जाएगा टाइम के साथ वो पार्टिकल SHM किस तरीके से कर रहा है, वो x की वैल्यू से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? नोट कर ले यहां तक? पक्का? ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे ये कैसे, अब एक और चीज हम पता लगा रहे हैं कि ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, ये भी हम पता लगा रहे हैं। तो बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव या ट्रांसवर्स वेव कैसे पता चलेगा, तो बेटा ये क्या बता रहा है, ये वो डायरेक्शन बता रहा होता है जिसमें मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में। तो बेटा अभी अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, वाई ना, तो बेटा मीडियम के पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में। बेटा यहाँ पे वाई लिखा है और यहाँ एक्स लिखा है, मतलब वेव ट्रेवल कर रही है एक्स में, और मीडियम के पार्टिकल SHM किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में। बेटा ये SHM की इक्वेशन बन रही है तो वाई में SHM बन रहा है ना, तो वाई में SHM बन रहा है, तो बेटा ऐसे होता है तो कौन सी वेव कहलाती है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। बेटा लॉन्गिट्यूडनल में तो सेम डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में वेव जाती है, देखो तुम लोग एकदम रिवाइज नहीं कर रहे हो, कितनी गलत बात है बेटा। जिस डायरेक्शन, ये क्या हो, ये ट्रांसवर्स का एग्जांपल होता है ना, कि जिस डायरेक्शन में वेव जाती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, क्लियर? ये किसका, ये बच्चों पता चला आपको, बेटा ये कौन सी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है ना? अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो यहाँ पे क्या होता, बेटा लॉन्गिट्यूडनल होता तो यहाँ भी x होता और यहाँ भी x होता। अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो यहाँ भी x और यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो दोनों चीज अगर सेम है तो इसका मतलब वेव भी जा रही है y की तरफ और पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं y की तरफ। लेकिन अगर यहाँ y है, यहाँ x है, तो मतलब वेव जा रही है x की तरफ और पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं y की तरफ, तो ये कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्स। अगर यहाँ x है और यहाँ भी x है, मतलब वेव जा रही है x की तरफ और पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हैं y। तो ये आपको पहचानने भी आना चाहिए कौन सी वेव है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका वेवलेंथ क्या है। इक्वेशन देख के सब कुछ आइडिया है, सब कुछ आपको आना चाहिए, केवल इक्वेशन देख के आपको सब कुछ आंसर आना चाहिए। इसका यूज है बेटा कि कोई भी इक्वेशन हम देखेंगे तो उससे हम वेव के बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। हाँ, इसका फायदा आपको यह है कि कोई भी वेव अगर आपको उसकी इक्वेशन लिखी हुई है तो आप उसका पूरा नॉलेज बता सकते हैं, पूरा उस वेव के बारे में बता सकते। बेटा फटाफट नोट करो, एक्स एक्स है तो ट्रांसवर्स। ठीक है बेटा, यही पेज अभी पढ़ा है, फटाफट नोट करो।
यही पढ़ा है। और बाकी ये सब चीज आपको के क्या है ओमेगा क्या है पता है, बस ये डायरेक्ट याद रखो, ये वाली चीज लिखो ये, क्योंकि बाकी तो ऊपर वाला लास्ट क्लास का ही है। और ये बात आपको याद होना चाहिए कि ये पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन बताता है, एक्स की जो वैल्यू डालोगे उस पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन होगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे बेटा एक्स की जो वैल्यू डालोगे उस पार्टिकल का इक्वेशन, ठीक है बेटा। मुझे अब निकालना है स्पीड ऑफ वेव। देखो सब कुछ निकल सकता है इससे, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ वेव। तुम बताओ स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो बेटा k और ओमेगा से तुम्हें एफ लैम्डा निकालना है, तो क्या करोगे? k और ओमेगा से तो देखो 2 पाई एफ होता है ओमेगा, और मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, डिवाइड करेंगे ना। तो बेटा स्पीड ऑफ वेव किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? ओमेगा अपॉन के, ओमेगा अपॉन के। सही बात कर रहा हूं मैं, तुम देख लो। 2 पाई एफ होता है ओमेगा, और लैम्डा टू के कितना है 2 पाई बाई लैम्डा। तो बेटा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा, एफ लैम्डा आ जाएगा। 100%। देखो वेव की इक्वेशन देख के, वेव की इक्वेशन देख के हम ये भी बता सकते हैं कि वेव की स्पीड क्या है। क्या कर सकते हैं? केवल ओमेगा और के को डिवाइड कर देना, जो एक्स के साथ लगा हुआ है उसको डिवाइड कर देना जो टी के साथ लगा हुआ है उससे। लिख लो, तुम सामने लिखा हुआ है, और इक्वेशन को देख लो। मतलब देखो एक इक्वेशन से मैं क्या क्या बता सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। देखो बच्चे जो मिस कर रहे हैं मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूरे 12th तक स्ट्रगल करेंगे, 12th में फिर से ईएम वेव आएगा, और फिर से जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो फिर से रिपीट होगा ये। 11th में बेसिक्स क्लियर नहीं होता है बच्चों को, 12th प्रॉब्लम करती है बहुत। समझ आ रहा है ना? v इक्वल टू ओमेगा बाई के। सबको क्लियर है ये? याद रखना। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, सब लोग सॉल्व करके बताएंगे। सर एक मिनट रुक जाओ, एक बार वो y और x वाला बता। देखो बेटा ये फेज कहलाता है, फेज के अंदर जो होता है, जैसे यहाँ x है तो ये वेव किधर चल रही है x में। अब या तो ये प्लस x में जा रही होगी या माइनस x में जा रही होगी। तो अगर kx और ओमेगा t का साइन सेम है तो माइनस x। अच्छा अच्छा, और अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो ये y क्या बताता है कि मीडियम के पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। ये y क्या बताता है? मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन बताता है। देखो वेव जा रही है x में और मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है y में, तो बताओ ये कौन सी वेव होगी? ट्रांसवर्स। अगर यहाँ भी x हो और यहाँ भी x हो तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ भी y हो यहाँ भी y हो तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ भी z हो यहाँ भी z हो तो क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। और कुछ भी अलग हो तो ट्रांसवर्स, कुछ भी अलग हो तो ट्रांसवर्स। ठीक है आगे चले बेटा, डन। अब क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। बच्चों क्वेश्चन में वेव की इक्वेशन दिख रहा हो, सब लोग कोई चीटिंग एक दूसरे से नहीं करेगा। वेव की इक्वेशन लिख रहा हूं, इससे आपको सब कुछ बताना है। सेंटीमीटर यूनिट है एम्पलीट्यूड की, कुछ भी हो सकती है। जेड, अरे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना। ये आपका वो है ट्रांसफर वेव। कौन सी वेव है ये? ट्रांसफर। तुमने कैसे बता दिया? अभी तो मैंने लिखा भी नहीं। z और t अलग है। सर माइनस एक्स नहीं है प्लस एक्स है, माइनस एक्स है माइनस। पहले बताओ वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? डायरेक्शन, डायरेक्शन वेव ट्रेवल कर रही है माइनस एक्स में। क्यों? देखो इसके अंदर एक्स है, पहले देखो एक्स वाई जेड में देखो क्या है, एक्स है या तो प्लस एक्स में होता है या माइनस एक्स में। साइन सेम है तो किधर जाएगा? माइनस एक्स। दूसरी बात,
वेव ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल? यहाँ x है, यहाँ z है, तो कौन सी वेव होगी ये? ट्रांसवर्स। एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा? t को पीछे लिया था हमने। अरे नहीं, अब देखो इसमें आपने अच्छा एक बार बताओ, पार्टिकल t के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है? पार्टिकल तो एक्स वाई जेड के ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकता है ना, ये ट्रांसवर्स है। तीसरा बताओ बच्चों, एम्पलीट्यूड क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। स्पीड बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, वेवलेंथ बताओ। अरे डायरेक्ट ओमेगा बाई के करो ना। अरे टी को छोड़ के जो बचता है वो ओमेगा होता है। हाँ, और एक्स को छोड़ के जो बचता है वो के होता है। एक्स को छोड़ के जो बचता है वो के। करो करो करो। फटाफट आता है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। करो। इसका स्पीड आएगा पाई मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला? हर तुम्हारा समझ में कैसे निकला ये? कर लो बेटा। v बराबर ओमेगा बाई के बताया था, तो t को छोड़ के जो होता है वो ओमेगा होता है, और x को छोड़ के जो होता है वो k होता है। तो यहां से देख लो, ओमेगा v बराबर ओमेगा बाई के होता है, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ कितनी है? 10 पाई। k की वैल्यू कितनी है? 10। कैंसिल कर दोगे, पाई मीटर पर सेकेंड। कुछ किसी चीज की नहीं, फेज है, इनिशियल फेज है। f क्या होगा बेटा? f क्या होगा? तो ओमेगा कितना है? 10 पाई। तो 10 पाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 पाई f। बेटा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f होता है ना, तो 2 पाई से इसको कैंसिल कर दो, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 हर्ट्ज। लैम्डा निकालना है, टेन इज कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा कितना हो जाएगा? पाई बाई 5 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा मीटर पर सेकेंड लगा दो। क्लियर हो रहा है? हाँ? तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ नया बताया ही नहीं। ऑसिलेशन का जो आता जाएगा वो तो बताते हैं। एक और क्वेश्चन। चलो ठीक है। अरे सबका हो गया ना? एक और क्वेश्चन करो बस। बस डेटा ही चेंज करूंगा और क्या करूंगा। ए बात मत करो तुम लोग, निकालो चलो सब कुछ। आप सर कुछ नहीं बोलोगे? हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा। लिखो लिखो लिखो, बोलो मत लिखो, बोलो मत लिखो। ए आपस में चलो मैं बताऊं क्या क्या। डायरेक्शन पूछा पूछा था, कौन सी वेव है ये? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। फिर पूछा था स्पीड, फिर पूछा था एम्पलीट्यूड, फिर पूछा था फ्रीक्वेंसी, फिर पूछा था वेवलेंथ। बारी बारी से अभी तुम। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ क्या क्या निकालना है। ये बोलो मत एक दूसरे। नहीं, अरे माइनस डायरेक्शन बताया था, वो ओमेगा में क्यों ले रहे हो उसको?
सब कुछ आ गया? आप देख लो, मुझे पता है कर देगा। बेटा यहाँ y है ना, x कैसे है यहाँ पे? ये डायरेक्शन है। हाँ तो डायरेक्शन में x कैसे है? यहाँ x लिखा है क्या? अच्छा मतलब जो वेरिएबल होता है बस वही वही उसी डायरेक्शन में लो प्लस y, क्योंकि ये दोनों साइन अप। प्लस वाई। बेटा अब ये लगाने की क्या जरूरत है? अब डायरेक्ट ओमेगा बाई k कर देते। ओमेगा बाय के ही करा है मैंने, वो तो बस फॉर्मूला लिखा है। उसकी लिखने की जरूरत नहीं, ये 2 पाई हटा देना, ठीक है बेटा? माइनस हटा दो। ठीक है। ये माइनस लगेगा यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं लगेगा बेटा। ठीक है ठीक है। अच्छा लॉन्गिट्यूडनल है ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूड, ठीक है हो गया डन। विहान बेटा आ गया ना? Yes, sir. बच्चों फटाफट देख लो डायरेक्शन क्या होगा। तो अंदर देखो कौन सा वेरिएबल है, y, और इधर देख लो, बताओ तुम्हारा यार हर्ष आगे। यार अंदर वेरिएबल तो देख ले, y है भाई। प्लस वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव। प्लस वाई क्यों? प्लस वाई क्यों? हाँ साइन अलग अलग है। एम्पलीट्यूड कितना है? 10। स्पीड कितना होगा? v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या होता है? t को छोड़ के जो बचता है 2 पाई। k क्या होता है? जो हाँ जो वेरिएबल्स होता है डिस्टेंस का, उसको छोड़ के जो बचता है 2 पाई बाई 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो भी आंसर है f किसके इक्वल होगा? तो कौन बेटा? 2 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, f कितना आएगा? 1 हर्ट्ज। और यहां से देखो k की वैल्यू कितनी है बेटा? k की वैल्यू है 5। 5 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा। यहां से निकाल लो। इसमें क्या है? इसमें क्या फनी है रे? पता नहीं तुम्हें इतनी हंसी लगी, सर की साइड में मेरी हंसी। चलो चलो ठीक है ठीक है, चलो रचिका समझ में आ रहा है बेटा ये? क्योंकि वो लेट आई थी ना, लेट आने वाले को क्या किया जाए बेटा? डन। देखो एक बात बताता हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इधर ध्यान दो। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, हम यहां पे रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखेंगे। तो बेटा मान लो कोई रस्सी है, उसमें एक वेव जा रही है, इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे x इक्वल टू 0 मान ले रहा हूं, इधर प्लस x डायरेक्शन है, तो वेव जा रही है प्लस x में, तो उसकी इक्वेशन में मान रहा हूं y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी। सही लिखा है मैंने बेटे? को फाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि फाई हो। तो बेटा ये रिफ्लेक्ट हो रही है अभी सॉफ्ट बाउंड्री से। सॉफ्ट बाउंड्री जैसे एक रिंग ले लिया, दरवाजा बंद करो, बेटा एक रिंग ले लिया, उसके अंदर थ्रेड को इस तरह से लगा दिया, और बेटा फोकस करो, वेव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आराम से समझो। बेटा देखो एक रिंग ले लिया, उसमें इस तरह से रस्सी को लगा दिया, और फिर ऐसे वेव को भेज रहे हैं। तो बेटा ये वाली बाउंड्री सॉफ्ट होगी, रिजिड नहीं होगी। तो सॉफ्ट बाउंड्री से जब वेव रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज में कोई चेंज नहीं होता है।
फेज में चेंज नहीं होता, तो रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट वेव है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या बनेगी, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। बेटा पहले प्लस एक्स में जा रहा था, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद माइनस में जाएगा ना। ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट मतलब जो जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड है जो आ रही है। तो याद रखना, जब सॉफ्ट बाउंड्री हो तो उस समय वेव का फेज चेंज नहीं होता है, फेज सेम रहता है। ठीक है, ठीक, चलो। अगर रिजिड बाउंड्री रहे बच्चों, रिजिड बाउंड्री जैसे यहां पे इसको फिक्स कर दिया, यहां पे फिक्स कर दिया थ्रेड को, ये रिजिड बाउंड्री है, यहां पे फिक्स कर दिया थ्रेड को, ये x इक्वल टू 0 है, फिर से y को इंसिडेंट कराया, वही वेव थी, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये x इक्वल टू 0 मान लिया, इधर की तरफ प्लस माना, तो बेटा ये रिजिड बाउंड्री है, तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। तो जैसे ही ये थ्रेड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस पॉइंट के ऊपर, ये रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो पूरे वेव को, जैसे साइन का वेव है तो उसको कॉस का बना देता है, उल्टा कर देता है, या पाई के फेज से इसको इन्वर्ट कर, मतलब पाई से आपको फेज चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसमें पाई का फेज चेंज हो जाएगा। तो बच्चों जो इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव जो आएगी वो आएगी ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। प्लस क्यों आया, समझ में आ रहा है आपको? बेटा प्लस क्यों आ रहा है बीच में, समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि माइनस, माइनस की तरफ जा रही है ना, ये पहले प्लस की तरफ जा रही थी, माइनस एक्स की तरफ जा रही है। और यहाँ पे बेटा एक और टर्म आ जाएगा पाई, ये याद रखना, गलती ना हो इसमें। हाँ, जब हार्ड रिजिड बाउंड्री रहे, बेटा रिजिड पाई क्यों आएगा, तो मैंने अभी बताया था ना कि जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगने का मतलब इस रिजिड सपोर्ट पर ये जैसे इसको नीचे ले जाने के लिए फोर्स लगाएगी, ये फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगा देगा इसके ऊपर थर्ड लॉ से, तो बेटा ये पूरे पैटर्न को उल्टा कर देता है, एक वेव उल्टा कर देता है, इसीलिए पाई का फेज चेंज हम लोग मानते हैं। मतलब यहाँ पे इस तरह से वेव जाती है तो ऐसे फिर ऐसे वापस आती है, यहाँ पे जब ऐसे जाती है तो ऐसे ही वापस आती है रिजिड बाउंड्री पे, ये वापस रिफ्लेक्ट ऐसे करता है, और यहाँ पे ऐसे जाती है तो ऐसे वापस आती है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिजिड बाउंड्री से फेज चेंज कितने का होता है, फेज चेंज इसको बोलते हैं, फेज में कितने का चेंज आया, फेज चेंज होता है पाई का, फेज चेंज पाई का होता है। और अगर पाथ चेंज की बात करें, पाथ चेंज की बात करें तो पाथ चेंज होता है लैम्डा बाई 2 से। ये कहां से आ गया सर, सुने ध्यान से बेटा, एक फॉर्मूला हम बताए थे आपको, अगर आप लोग को याद हो, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है, ये डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। तो डेल्टा फाइव तुम्हें पता है, डेल्टा फाइव कितना है, डेल्टा फाइव है पाई, तो डेल्टा एक्स निकालो जरा, कैसे निकालोगे बेटा, डेल्टा डेल्टा फाइव आपको पता है ना, डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको उधर भेज दो, डेल्टा फाइव बाई के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, के की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, डेल्टा फाइव की वैल्यू अभी कितनी बताए थे, पाई। अच्छा चलो ठीक है, आप बोलो हर्ष बाहर है, हर्ष हाथ छोड़ देगा। क्या देगा, ओ प्लीज सवाल करके। अगर ये नहीं आया ना तुम लोग को, सोच लेगा, मैं बता रहा हूँ, पनिशमेंट दूंगा मैं। अरे बताओ, ये लैम्डा बाई 2 आएगा कि नहीं, यहाँ पे चेक करो देखो, तुम यहां से याद रखना, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ? यहाँ पे नहीं बदली थी, स्कूल में बदली है। सर तो वो
क्या नहीं आ रहा है आपको समझ में? बिल्कुल नहीं। ए डन बच्चे, ये देख लो सॉल्व करके, लैम्डा बाई 2 आएगा। ठीक है, डन। रिफ्लेक्शन की इक्वेशन याद रखना बच्चों, रिजिड बाउंड्री से और सॉफ्ट बाउंड्री से, ठीक है। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिखने के लिए आएगी, तो तुम याद रखना है। तो अगर इक्वेशन लिखने को आएगी तो इसको दो दो इक्वेशन हम कौन सी लिखेंगे? तुम्हें ये वाली देगी ना बेटा, ये वाला एक देंगे, इंसिडेंट का देंगे, रिफ्लेक्टेड का लिखना होगा। और अगर रिफ्लेक्टेड देंगे तो माइनस कर देना। डायरेक्शन देख लेना, डायरेक्शन अगर प्लस एक्स में जा रहा है तो माइनस में जाएगा, तो माइनस एक्स वाला तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, कर लोगे ना? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिजिड बाउंड्री और सॉफ्ट बाउंड्री से। चलो बस अभी शुरू कर रहे हैं, बस काफी लंबा चलेगा क्या? वेव, वेव थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ऐसे छोटा नहीं है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव, सुपर पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? मीडियम में एक वेव पहले से प्रेजेंट हो और अगर दूसरी वेव आ जाए तो उस मीडियम का रिजल्टेंट बिहेवियर क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर पोजिशन ऑफ वेव। लिखो, इट इज द रिजल्टेंट बिहेवियर, इट इज द रिजल्टेंट बिहेवियर ऑफ ए मीडियम, it is the resultant behavior of a medium, it is the resultant behavior of a medium when multiple waves when multiple waves are present in the medium, are present in the medium। बच्चों, जब एक से ज्यादा मीडियम में वेव प्रेजेंट हो तो जो रिजल्टेंट बिहेवियर होता है वेव का, उसे हम सुपर पोजिशन कहते हैं। ठीक है, सुपर पोजिशन तीन टाइप का होता है। पहला होता है बच्चों इंटरफेरेंस इन द मीडियम। पहला सुपर पोजिशन तीन टाइप का होता है, इंटरफेरेंस, दूसरा होता है स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव या इसी को स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। तीसरा बीट, बीट। तीन तरह का सुपरपोजिशन मीडियम में होता है, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव और बीट, ये तीन तरह का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस। स्कूल में पढ़ाया गया ये सब? विहान पढ़ाया है? सर इंटरफेरेंस नहीं पढ़ाया था शायद। इंटरफेरेंस नहीं पढ़ाया? सर इसमें वही था ना, अगर सेम फेस में होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं शायद, कुछ ऐसे। और ये बीट पढ़ाया? बीट, यस सर, बीट पढ़ाया था। चलो ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट? नहीं सर, ये कट गया था शायद, नहीं डॉपलर इफेक्ट आंसर नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया था। एक मिनट सुनने दे दो, मुझे पता चले तब मैं पढ़ाऊंगा ना। डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ाया बेटा? नहीं पढ़ाया था सर। सुनो एक बात, अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई ऐसा कोई टॉपिक हो जो मैंने नहीं पढ़ाया हो, आपके स्कूल में हुआ तो मुझे बताओ। हाँ तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही। चलो ठीक है, इंटरफेरेंस देखो क्या होता है। पहला देखो, सुपर पोजिशन तीन टाइप का पैटर्न बनता है मीडियम में,
वो कंडीशन क्या क्या है तीनों के लिए, तो वो बारी बारी से पढ़ते हैं। तो बच्चों लिखो पहला इंटरफेरेंस। देखो ये कब फॉर्म होता है, व्हेन टू वेव, व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, travel in the same direction, same frequency, same wavelength, travel in the same direction, then their superposition, then their superposition is called interference, then their superposition is called interference, then their superposition is called, when two wave of same frequency, same wavelength, travel in same direction, then their सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सुनो ध्यान से, पहले एक बार ब्रीफ कर देता हूं बच्चों, देखो ध्यान से। इंटरफेरेंस कब बनता है, जब दो वेव हो, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, समझ गए? दो वेव लेना है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन। तो जो पैटर्न बनेगा वो इंटरफेरेंस होगा। दो वेव हो, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो स्टैंडिंग वेव बनेगा। दो वेव सेम डायरेक्शन लेकिन स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, बहुत थोड़ा फ्रीक्वेंसी का अंतर हो, तो बीट बनेगा। फिर से ब्रीफ करूं। दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम डायरेक्शन, इंटरफेरेंस बनेगा। दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, अपोजिट डायरेक्शन, स्टैंडिंग वेव बनेगा। दो वेव सेम डायरेक्शन लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बस थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का अंतर हो। हाँ, मतलब पहले वाले की तरह ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। जैसे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी अगर कुछ होगी तो उससे 5-3 डिफरेंस होगा, ज्यादा का नहीं, बहुत थोड़ा। तो आपका बीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, बीट का। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इंटरफेरेंस के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। सेम चीज 12th में रिपीट होती है बच्चों, इंटरफेरेंस 11th में नहीं है। इंटरफेरेंस 11th में इसका बस मैथ्स है, बाकी सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है 12th में। इंटरफेरेंस सेम, जब आप 12th में एक चैप्टर है उसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, जब वहां आप पढ़ेंगे तो इंटरफेरेंस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो सेम चीज आपको कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहीं तो लिखा था इंटरफेरेंस। चलो, तो बच्चों देखो, दो वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ। देखो तो बच्चों, मैं एक वेव ले रहा हूं y1, तो इसकी इक्वेशन में ले रहा हूं a, सिंपल करके लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे, बस समझने के लिए। a साइन kx माइनस ओमेगा टी, एक वेव ये हो गई। आपको पता है ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस एक्स में प्लस एक्स में जा रही है ना। के एक्स और ओमेगा टी का साइन जो है वो अलग अलग है। और बेटा ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स है क्योंकि अंदर एक्स है बाहर वाई है। दूसरा वेव ले रहा हूं बेटा y2, y2 इज इक्वल्स टू a साइन kx प्लस ओमेगा टी। k की वैल्यू सेम है बच्चों, यानी वेवलेंथ सेम होगा। k की वैल्यू सेम यानी वेवलेंथ सेम, ओमेगा की वैल्यू सेम यानी फ्रीक्वेंसी सेम। तो अभी वो बात सही है ना जो मैं बोल रहा था, ओमेगा बेटा 2πf होता है ना बेटा, उससे साइन तो डायरेक्शन बता रहा है। वैल्यू देखो, ओमेगा सेम है यानी फ्रीक्वेंसी सेम, के सेम है यानी वेवलेंथ सेम। बेटा आप डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन भी सेम रखना पड़ेगा, मैंने गलत कर दिया, ये स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर लेंगे नहीं तो। के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव ले लो, बता रहा हूं ना बेटा, फाइव ले लो, कुछ फेज डिफरेंस कर दो। ठीक है, अब ठीक है ना, दोनों देखो, दो वेव है, सेम डायरेक्शन, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी है, चेक कर लो, दोनों वेव है। तो अब ये जो पैटर्न बनाएंगे कौन सा पैटर्न होगा, देखो डॉक्टर का लग रहा है कि आप आत्मविश्वास जवाब दे गया कि अब इससे आगे तो झेला नहीं जाएगा हमसे। सत्यम ज्यादा डॉक्टर बनेगा, कैसे कैसे बनेगा डॉक्टर यार, इंटरफेरेंस नहीं चला जा रहा उससे। इधर इधर ये समझ में आया बेटा, ऐसे मस्ती करोगे तो अंशिका का फ्यूचर वही हो जाएगा।
मस्ती थोड़ा कम करना पड़ेगा। ए साइन, सुनो ध्यान से, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, मैथ आती है सबको ना, प्लस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, पीयू साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बताओ। साइन सी प्लस साइन डी, sin c plus sin d 2 sin a plus b by 2 साइन सी प्लस साइन डी, बोलो पीयू। 2 sin 2 साइन c plus b by 2 सी प्लस डी बाई 2 into cos इंटू कॉस ac minus d by 2 ए सी माइनस, हाँ c minus d हाँ सी माइनस डी बाई 2। जिनको बायो बैकग्राउंड है, जिनको नहीं पता है लिख लेंगे। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है ये, लिख लो इसको, काम आएगा। अभी बार बार साइन ऐड करेंगे। ए और बी लगा लो, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला। चलो ऐड करो, ऊपर वाले इक्वेशन को सॉल्व करो। y कितना आएगा, तो y आ जाएगा 2a साइन, दोनों को प्लस करके y2 कर दो, तो प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा, kx माइनस, अपना अपना कर लो तुम लोग, तो kx कर दो तुम अपना अपना कर लो। मेरा मत देखो तुम लोग। ओके सर बेटा c प्लस डी करो, इन दोनों एंगल को प्लस करो, सर आ गया तो बेटा 2kx माइनस 2 ओमेगा टी प्लस 5 आएगा, प्लस कर लो, बाई 2 करो, तो बेटा बाई 2 करोगे तो 2 2 हट जाएगा, लेकिन 5 बाई 2 आ जाएगा। हाँ ये आया बेटा इनको माइनस करो, तो माइनस करोगे तो केवल 5 बचेगा ना, तो 5 बाई 2, क्योंकि माइनस करके बाई 2 भी तो करना है, और अगर माइनस आएगा तो कॉस माइनस को खा जाता है, नहीं पता, कॉस माइनस 60 इक्वल टू कॉस 60 होता है, ऐसे समझो, हाँ cos कॉस माइनस को खा जाता है, माइनस हाँ? पता नहीं, किसमें में हो बेटा यहाँ हो सकता है c माइनस डी करो तो माइनस आ जाए ना, -5, इसे भी नहीं पता, इसने बस कॉपी किया है मेरा, पकड़ तभी बता सकते हो आपने क्या क्या करा है कॉपी किया है मेरा, यहाँ कॉपी, यहाँ -5/2 आएगा कि नहीं, नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा, तो वही तो बता रहा हूँ, माइनस कहाँ गया, मैं वही तो कह रही हूँ मैंने वही करा है आप यार सर हो गई cos 5/2, ठीक है, डन। ये जो आएगा ये बेटा रिजल्टेंट इक्वेशन है, ये जो आएगा वो रिजल्टेंट इक्वेशन है। अब जो नहीं आएगा ना आज की क्लास में, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। कोई दिक्कत नहीं है सर ये विहान है ही ऐसा विहान नहीं, आर्यन भी नहीं आया है, आर्यन ऑनलाइन भी नहीं है, गधा के बस केवल विहान है ऑनलाइन, हेलो जान पहचान बाद में कर लेना, पढ़ लो अभी, ठीक है, डन। डन बच्चों, देखो तो देखो यहां भी दो कंडीशन होता है बच्चों, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुनो इसका मतलब समझो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेफिनेशन लिखवा देंगे, पहले मतलब इसका समझ लो। बच्चों मान लो जैसे मीडियम का कोई भी एक पार्टिकल है,
कोई भी एक पार्टिकल है और यहाँ कोई एक वेव है, जैसे आप यहाँ पे SHM हो रहा है तो वो आगे कॉपी होगा, तो बेटा इस वाले सोर्स के हिसाब से ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो ये वाला पार्टिकल मतलब इसका जो ओनर है, इसका जो मालिक है वो एक है, वो उसके हिसाब से अपना उसको ऑसिलेट करा रहा है। अब बेटा इसी मीडियम में एक और सोर्स आ गया, तो अब इसको कमांड देने वाले दो लोग हो गए, समझ रहे हो ना। अब एक ही नौकर है, उसको दो मालिक कमांड दे, ठीक। तो अगर इसने बोला ऊपर जाओ और इसने भी उसी समय बोला ऊपर जाओ, तब तो बहुत खुशी खुशी ऊपर जाएगा, तो दोनों का कमांड मैच हुआ ऊपर जाने का। तो ऐसे इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते अच्छा, और जो दूसरी टाइप हैं। होगी जो उसमें दूसरी एक टाइप, ऊपर होगा एक बोले कि ऊपर जाओ और दूसरा बोले नीचे जाओ, तो ये कहीं नहीं जाएगा, वेव वहां पे गायब हो जाएगी। तो हाँ, वो वेव ही वहां नहीं दिखेगी। तो मीडियम में ऐसे कई जगह होंगे जहां वेव नहीं दिखेगी, तो मीडियम में जहां वेव नहीं दिखेगी कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वीडियो देखोगे तुम लोग इतने, लेकिन इतना वैसे ही शोर मचा रहे हो, इतना शोर मचा रहे हो, अगर वीडियो दिखाऊंगा तुम लोग और शोर मचाओगे। ये कंस्ट्रक्टिव है तो दूसरा डिस्ट्रक्टिव है। दूसरा डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव देखो शोर नहीं मचाएगा कोई भी, ठीक है। इस मतलब वेव चैप्टर में मुझे कई सारे वीडियोस दिखाने हैं, लेकिन तभी दिखाऊंगा जब आप लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, ठीक है। वो जो गधा कहीं का मैच देख रहा है, सब देख रहे हो है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी चल रही है। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर है, इंडिया का क्रिकेटर है। सेकंड वाली खटोले ठीक है, YDX की बायनरी शोर नहीं मचाना है। Winner light from one slip met up. अब मैं बंद कर रहा हूँ इसको। अच्छा ठीक है, बात करो। अब मैं बंद कर रहा हूँ, बताओ। अगर इसके बाद कोई भी ऐसा तुरंत जिस मोमेंट पे ऐसे उसी मोमेंट में वीडियो बंद कर देंगे। So moving its particles. देखो अभी एक एक्सपेरिमेंट बताएगा, ये वो एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट देखना है हमें। देखो ये पॉन्ड है, ठीक है ना, ये पॉन्ड में एक एक्सपेरिमेंट करेगा, समझ आ रहा है। देखो ये एक वेव जनरेट कर रहा है, तो अभी एक सोर्स है, ये सोर्स अभी वेव जनरेट कर रहा है। अब देखो दूसरा सोर्स भी इसने ला दिया, तो मतलब ये रुको, दूसरा सोर्स भी इसने ला दिया, तो देखो रिजल्टेंट पैटर्न क्या बन रहा है। अभी रुको तो सही, दिखाएगा अभी ये। तो देखो बीच बीच में वेव गायब हो जा रही है। गायब तो नहीं। अरे यहाँ पे देखो ना बीच बीच में, अच्छा अच्छा, तो बीच बीच में वेव गायब हो रही है, तो कौन सा पैटर्न क्या बन रहा है वहां, डिस्ट्रक्टिव। और यहाँ पे जो जहां पे वेव उठ के आ रही है कौन सा पैटर्न है, कंस्ट्रक्टिव। एक ही उसमें दोनों बन सकते हैं इकट्ठा। हाँ बेटे एक ही, दो इसने जो गेंद लिया था वो दो सोर्स की तरह काम कर रहे थे। तो एक सोर्स पहले एक वेव जनरेट कर रहा था, दूसरा सोर्स भी दूसरा वेव जनरेट कर रहा था। तो जहां पे दोनों का क्रेस्ट और क्रेस्ट मिला, ट्रफ और ट्रफ मिला, वहां डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। जहां पे एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिला, वहां पे वेव गायब हो गई, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। तो देखो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, और लगभग इसने ट्राई किया था कि फ्रीक्वेंसी सेम हो, एक जैसा ऑसिलेट किया था इसने, और मीडियम भी सेम था, इसकी वजह से आपका वेवलेंथ सेम था। इसी एक्सपेरिमेंट को आप जो देख रहे हो, यही आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है ना।
अभी और भी इसके अंदर चीजें दिखाने, लेकिन शोर मत करना, तुम लोग शोर बहुत करते हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव समझ में आया ना? लिखो, when crest of one wave, when crest of one wave, when crest of one wave fall on the crest of other, fall on the crest of other, and trough of one wave falls on the trough of other, crest of one wave falls on the trough of other, falls on the crest of other, one wave falls on the trough of other, then the resultant pattern is constructive interference. Then the resultant pattern is constructive interference. और इसी का उल्टा लिख कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव बाद में लिखना, पहले कंस्ट्रक्टिव का सारा मैथ कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बनता है, समझ में आ रहा है आपको? बेटा एक वेव का क्रेस्ट जब दूसरे के तरफ पे आ जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, अभी ये कंस्ट्रक्टिव था। ठीक है, ऐसा आप देखो, अगर ये बहुत सारे सब साउंड ऐसा करते हैं, जैसे बेटा जब दो स्पीकर ले लो जो सेम साउंड प्ले करते हो, ऐसा कोई भी दो स्पीकर नहीं होता जो सेम साउंड प्ले करे, लेकिन अगर मान लो ऐसा स्पीकर हो जो सेम साउंड प्ले करता हो, उसको बराबर डिस्टेंस पे रख दो, तो बराबर डिस्टेंस पे रखने के बाद आप रूम में जब वॉक करोगे तो एक जगह आपको साउंड ज्यादा सुनाई पड़ेगी, फिर थोड़ा सा ऐसे स्विच करना, साउंड गायब हो जाएगा, फिर स्विच करना, साउंड सुनाई पड़ने लगेगा। तो बीच बीच में क्या बन रहा है? डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव। तो देख रहे हो ना, ऐसे गैप बनते जाएंगे। तो इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव। पहले इसकी कंडीशंस पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर बाद में। तो बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है ना, तो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आपने क्या लिखा था? 2a cos phi by 2 प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस phi by 2, ऐसा ही था ना इक्वेशन? ये इक्वेशन था बच्चों। तो देखो, अगर एम्पलीट्यूड, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा ना बेटा, ये एम्पलीट्यूड है बेटा, ये वेव के इक्वेशन में, ये वेव की इक्वेशन है, ये क्या है? एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो बच्चों बताओ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब cos phi by 2 प्लस माइनस 1 हो। बेटा cos की वैल्यू जब कितनी हो, इट इंप्लाइज दैट cos phi by 2 शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, cos phi by 2 should be equal to plus minus 1। हाँ, प्लस माइनस 1 दोनों भी रहे बेटा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। बच्चों कॉस का ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? तो कॉस का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, आपको पता होगा। तो यहां 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 होती है, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, पाई पे इसकी वैल्यू -1 होती है, 3 पाई बाई 2 पे ये वापस 0 होता है, और 2 पाई पे ये क्या होता है? 1 होता है। ये आपको पता है ना, ऐसे ग्राफ होता है कॉस का, जिनको नहीं पता हो याद रखें। ये 2 पाई पे क्या होता है? 1 होता है। तो अब एक बात बताओ बेटा, मुझे 1 और -1 चाहिए, तो 1 और -1 कब मिल रहा है? 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर। अब तुम अनुमान लगा सकते हो, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इन सब पे वैल्यू मिलेगी। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या लिख दूं? इफ 5/2 शुड बी इक्वल टू n पाई, और n की वैल्यू गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन सो फोर्थ। समझ में आ रहा है? तो बेटा यहां फाई की वैल्यू कितनी आ गई? फाई की वैल्यू आ गई 2n पाई। फाई की वैल्यू क्या आ गई? 2n पाई। फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2n पाई। 2n पाई ना बेटा। तो देखो फाई क्या था? फेज डिफरेंस था ना, ये दोनों वेव का फेज अगर माइनस करोगे तो फाई फेज डिफरेंस था ना बेटा। फेज डिफरेंस मतलब क्या समझते हो बेटा? इधर देखो, दो वेव मैंने लिया था, तो ये φ1 था, मतलब पहले वाली वेव का फेज था, ये दूसरे वाली वेव का फेज था। फेज मतलब समझ रहे हो ना, जो साइन के अंदर लिखा हो। तो बेटा दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाई तो बचेगा ना। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फाई आया है वो मेरा, वो फेज डिफरेंस आया है। तो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरफेरेंस के केस में दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है? तो बच्चों फेज डिफरेंस कितने का होता है? 2n पाई का।
फेज डिफरेंस कितने का होता है 2n पाई का। बच्चों फेज डिफरेंस आपको पता चल गया तो पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। अभी फॉर्मूला पीछे बताया था, फेज डिफरेंस पता है तो पाथ डिफरेंस निकाल के दिखाओ। तो बेटा फेज डिफरेंस का फॉर पाथ डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता है के। तो बेटा यहाँ पे डेल्टा एक्स निकाल लो, के की वैल्यू डाल देना 2 पाई बाई लेमडा। बेटा डेल्टा एक्स डेल्टा फाई ये रहा, हमें दोनों याद रखना पड़ना लैम्डा एन करेक्ट। तो बेटा डेल्टा एक्स कितना आएगा एन लैम्डा, करके देख लो। डेल्टा एक्स आएगा एन लैम्डा। ठीक है बेटा डन। बेटा आ गया ना डेल्टा एक्स, नहीं आया क्या बेटा? डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा डेल्टा फाई बाई के। तो बेटा डेल्टा फाई कितना है 2n पाई, के कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा एन लैम्डा। बेटा हमेशा याद रखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस 2n पाई होता है और पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? डिस्ट्रक्टिव पे चले बच्चों, डिस्ट्रक्टिव पे देखो, इसको तुम समझ भी सकते हो अगर समझना चाह रहे हो तो। जैसे मान लो S1 है, ये S2 है, तो बेटा इसको एक वेव कहते हैं। ये जो पूरा होता है जो साइन का होता है ये पूरा एक वेव कहलाता है, पता है ना आपको। इसकी जो लेंथ होती है किसके बराबर होती है, लैम्डा के, लैम्डा के बराबर होती है। तो बच्चों मान लो इस पॉइंट में इसकी 5 वेव यूज हुई, तो 5 वेव यूज हुई तो पांचवी वेव ऐसे लास्ट में ऊपर उठी होगी। मान लो इसकी 5 वेव यूज हुई, 5 वेव यूज हुई तो इसका मतलब लेंथ कितना होगा 5 लैम्डा। ध्यान से समझना अगर समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा वेव को आपको बस समझ बेहतर कर रहा हूं, अगर आप नहीं भी समझोगे तो चलेगा, लेकिन समझ लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। बेटा इसकी मान लो 5 वेव के बाद 5 वेव कंज्यूम हो गए यहां तक पहुंचने में। इधर देखो पीयू, एक वेव की लंबाई, जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, यहां से S1 की 5 वेव लगी इसको यहां तक पहुंचने में, तो लास्ट वाली वेव ऐसे ऊपर जा रही होगी इसकी। अब देखो बेटा इस वाले की मान लो 7 वेव लगी यहां तक पहुंचने में, तो इसकी भी लास्ट वाली ऊपर जा रही होगी, लास्ट वाली, तो ये खुशी खुशी ऊपर जाएगा क्योंकि इसके 7 वेव यूज हुई। तो बेटा अगर इसका 7 लैम्डा पाथ डिफरेंस होगा, अगर ये डिस्टेंस कितना है 7 लैम्डा, तो बेटा पाथ डिफरेंस किसको कहते हैं? जैसे मान लो ये पोजीशन है P, तो बेटा अगर आप S2P माइनस S1P निकालोगे तो इसे पाथ डिफरेंस कहते हैं। वो कितना आएगा 7 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, तो देखो बेटा 2 लैम्डा आया। तो जब कभी भी कोई भी पार्टिकल हो उससे इसका पाथ उसका डिस्टेंस मेजर करो और इसका डिस्टेंस मेजर करो, अगर वो डिस्टेंस एन लैम्डा के बराबर आता है डिफरेंस, तो वहां पे कौन सा पैटर्न बनेगा कंस्ट्रक्टिव। अगर वो डिफरेंस जो होता है इनके पाथ में अगर एन लैम्डा के बराबर आता है तो क्या बनता है कंस्ट्रक्टिव। अब इसी का ऐसा फील करो कि बेटा यहाँ पे 7.5 वेव होती, तो 7.5 वेव होती तो ये वाली वेव अभी ऊपर वाली वेव ऐसे ऊपर जाने वाली थी, लेकिन अगर 7.5 है तो 7 तो पूरा हो गया, लेकिन 8वीं वाली तो आधी ही आई, तो ये नीचे जाने वाली थी, तो ये वाला बोलता कि नीचे जाओ और वो वाला बोलता ऊपर जाओ। तो जब पाथ डिफरेंस हाफ लैम्डा का हो, अभी हमने निकाला नहीं है लेकिन देख भी लेंगे हम, हाफ लैम्डा का हो तो गायब हो जाएगी वे। अरे वो समझने के लिए मैंने आपको समझाया है, बाकी मैंने तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दिया ना एन लैम्डा, ये फेज डिफरेंस कितने का होना, पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए एन लैम्डा। ये रियल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट करके बता रहा हूं, अदरवाइज ऐसे उड़ा भी सकता हूं। ये समझो फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन तुम लोग समझोगे तब। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों डेफिनेशन खुद लिख लो, पता है ना। Then it is destructive interference. When crest of one wave falls on the trough of other, then it is destructive interference. ठीक है बच्चों, आंसर हमें पहले ही पता है कि लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस आएगा, लेकिन चेक करके देख लेते हैं। चेक करेंगे अगर, हाँ बेटा वो पूरी वेव हो जाए, वो पूरी वेव हो जाए और दूसरी वाली आधी ही रहे,
तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा ना। देखो क्या आता है, लेकिन लैम्डा बाई 2 तो आएगा ऑड। एन लैम्डा बाई 2 करोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, अगर एन की वैल्यू इवन हुई तब तो गड़बड़ हो जाएगा आपका रिजल्ट। कोई बात नहीं बेटा, फिर से वही, इसके लिए y का फॉर्मूला क्या था, 2a cos 5/2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2, ये आया था बच्चों 5/2, ठीक है 5/2 हो गया के एक्स माइनस ओमेगा बाई। बेटा अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो cos 5/2 शुड बी इक्वल टू 0। बेटा जीरो कब कब होता है, पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, 7 पाई बाई 2 पे, तो बेटा यानी ऑड पाई बाई 2 पे। तो बेटा ऑड नंबर लिखने का तरीका क्या होता है, ऑड नंबर लिखने का तरीका होता है ये 2n-1 इंटू पाई बाई 2। बेटा n की वैल्यू जब जब कभी भी इसमें n की वैल्यू डालोगे ऑड नंबर ही आएगा। देख लो n की वैल्यू 0 डालोगे तब भी ऑड, तो 0 नहीं डालना है, यहाँ 1 से डालना है, n की वैल्यू 1 से डालो, अगर 0 डालना है तो +1 कर लो। अच्छा मतलब नॉर्मल वही नंबर हो गया। बेटा देखो कहां पे, बेटे देखो एम्पलीट्यूड गायब हो गई ना वेव, तो ये एम्पलीट्यूड ही क्या हो गया, 0 हो गया, वेव ही गायब हो गई ना, तो वेव गायब हो गई बेटा तो एम्पलीट्यूड 0 हो गया। एम्पलीट्यूड 0 होने का मतलब cos 5/2 0 हो गया। जब हम थीटा निकालेंगे हम्म, तो वो 2 उधर भी भेजेंगे। भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे बेटा, वो तो मैंने आपको बताया कि 5/2 किसके इक्वल होगा, 5/2 ये इसके इक्वल होगा बेटा। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, फाई कितना आएगा, डेल्टा फाई कितना आएगा, डेल्टा फाई डायरेक्ट लिख रहा हूं 2n-1 फाई, तो फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस निकाल दो। फिर 2n-1/2 लैम्डा। 2n-1/λ/2। हाँ मतलब वही उधर भेज दिया। बेटा डेल्टा एक्स कितना आएगा, डेल्टा एक्स आएगा डेल्टा फाई बाई के, तो डेल्टा फाई कितना है बेटा 2n-1 इंटू पाई अपॉन 2 पाई/λ। बेटा अब 2 पाई/λ, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 2n-1 इंटू λ/2, ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा एक्स। देख लो बच्चों, मैंने बोला था ना ऑड नंबर n की वैल्यू 1 डालो λ/2, n की वैल्यू 2 डालो 3λ/2, या यहां चेक कर लो, मतलब यहाँ पे ऑड पे 0 होगा, तो ऐसे हमने, ये याद रखना है आपको बच्चों, n की वैल्यू 1 डालने पे पार्ट डिफरेंस λ/2 आ रहा था ना, हमने ऐसा प्रिडिक्ट भी तो किया था कि आधा आधा का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब इसमें अगर डिस्ट्रक्टिव बनना है तो 0.5 आना चाहिए, जैसे एक वेव का पूरा हो अगले वेव का 7.5 हो, 3 इस तरह से आपको ये पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो बस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये आपको मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ना था 11th में इसके बारे में ज्यादा नहीं है, सेम टॉपिक रिपीट हो जाएगा 12th में भी यही वैल्यू आपको रटवाई जाएगी और वही फॉर्मूला आपको रटवाया जाएगा, सेम चीज 12th में, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, स्टार्टिंग से सारा, फिर पूरा सॉल्व कराएंगे वहां से जहां शुरू किया था ना, वहां से फिर दोबारा सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं, देखो जिनका अब इतना प्रॉब्लम हो जाता है वेव ऑप्टिक्स पढ़ा के, बच्चों को इक्वेशन में लिखता हूं समझ में नहीं आता कि इक्वेशन ये क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख दिया, पता ही नहीं चल रहा हूं, बोले वेव की इक्वेशन है, समझ में, तो मतलब थोड़ा तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है आगे चलें, अब हमें पढ़ना है स्टैंडिंग वेव, टाइम है क्या यार, टाइम तो है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, मजा नहीं आ रहा है थोड़ा सा, सर कितना टाइम बचा है? मुझे मतलब मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये, क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे कम है, लेकिन इसमें जैसे क्या उनका छूट जाएगा, वो समझते नहीं है, वो समझते नहीं, बुक से वेव समझ में आएगा नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से फालतू को घूम रहे होते हैं बच्चे, बस कहते हैं भाई ऑनलाइन पढ़ लेंगे, भाई पढ़ लो ऑनलाइन,
बिना मतलब का ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे सिंप्लीफाइड वे में जो चीजें सीखी गई है बच्चों, पढ़ाते पढ़ाते इजी करके सीखा गया है चीजों को। वो बताया गया है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव। डन बच्चों, आगे चलें। आपको पता है बच्चों स्टैंडिंग वेव कब बनेगी, लिख लो डेफिनेशन। when two wave of same frequency, same wavelength travel in opposite direction, then the resultant pattern is standing wave। लिख लो। अभी बताएंगे इसको स्टैंडिंग क्यों कहते हैं बच्चों, ये भी बताएंगे, लेकिन हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे। स्टैंडिंग वेव पढ़ाया था नील बोर के मॉडल में। हाँ उसमें बताया था कि ऑर्बिट में एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट होती है, तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो वेव निकलता है स्टैंडिंग वेव, इस वजह से वो जो है एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है ना। वहां अब देख लो स्टैंडिंग वेव क्या होता है, वहां तो वैसे से बताया था। स्टैंडिंग वेव बच्चों इक्वेशन लिखा जाए, y1 इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दूसरी y2 लिख लेते हैं बच्चों ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। बच्चों देख लो दो वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ अपोजिट डायरेक्शन, सही है। दो वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ अपोजिट डायरेक्शन। बेटा हाँ नहीं, वहां पे सेम था तो करना जरूरत नहीं, तो सब कुछ कैंसिल हो जाता, यहाँ कोई जरूरत नहीं। तो देखो बेटा वाई, बाकी आप कर कुछ भी सकते हो, देखो मैं ये बता रहा हूँ ना, जैसे अभी और इसको कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो यहाँ ए और बी ले सकता हूँ, लेकिन हमें बस मतलब सीखना जो एनसीईआरटी में वो सीखना है, बाकी वेव यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, वेव और भी है, लेकिन हमें जितना पढ़ना है इस मतलब 10+2 के लेवल पे या 10+, हमें जितना पढ़ना है वो हमें देखना है, ठीक है ना। अदर वही काम जो पुराना करते हो बेटा, सेम फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दो बेटा, साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई कर दो। बच्चों अप्लाई करके मुझे रिजल्ट बताओ, मेरा कॉपी मत करना, अपना करना। आ गया, बताओ आंसर का क्या आया। बताओ पीहू। रुको, इसमें इसके नाम बदल जाते हैं, अब मैं बताता हूँ, रुको। देखो इसका नाम स्टेशनरी क्यों है बच्चों, अभी आपको दिखाते हैं हम वीडियो, अगेन इस वीडियो टाइम। हो गया बच्चों, डन 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 हो गया। आओ चलो, पहले मैथ बताऊं, पहले वीडियो दिखाऊं। वीडियो चलो ठीक है। देखो जिसको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट हो, ये वायरेटेशियम चैनल है, बहुत अच्छा है। वायरेटेशियम बहुत अच्छा चैनल है फिजिक्स, वायरेटेशियम। हाँ बहुत अच्छा है, इसने बहुत मतलब बहुत अच्छा काम किया है, मतलब फिजिक्स के लिए। ये पीएचडी है, ये डॉक्टर मूलर है, ये जो है पीएचडी है, डॉक्टर मूलर है, बहुत अच्छा काम किया है बच्चों। हाँ क्या मैं पढ़ाने वाला था, अच्छा
देखो एक और डॉक्टर है, शोर मत मचाओ, ये भी एक डॉक्टर है, पीएचडी। अभी बता रहे, देखो मैं बता सुने, समझा रहा हूं मैं। देखो इधर इधर मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से बच्चों। देखो ये इनके पास एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर क्या करेगा, जैसे इसको पावर ऑन करेंगे ये यहाँ पे इसको ऊपर नीचे करेगा। ऑसिलेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे एक नेल है जो ऊपर नीचे जाएगी, तो एक वेव क्रिएट होगा एसएचएम की। वो वेव ऐसे आगे ट्रेवल करेगी। फिर सामने उन्होंने उसको बांध रखा है रस्सी को। बच्चों रस्सी को बांध रखा है, तो जब रस्सी को बांधा है तो रस्सी से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना रिजिड बाउंड्री से, तो वेव वापस आएगी। तो दो वेव चाहिए ना स्टैंडिंग वेव बनाने के लिए, एक जाने वाली और एक आने वाली, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो जाने वाली वेव तो ये बनाएंगे, आने वाली वेव रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होगी। बात समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हैं स्टैंडिंग क्यों बनेगा। जाने वाली वेव ये प्रोड्यूस करेंगे, ये जो ऑसिलेटर है उससे। आने वाली वेव, जो वेव जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके आएगी भी, तो जो आएगी उससे बनेगा। तो तुम बच्चों ध्यान से देखना इसमें क्या होता है। ये पैटर्न बहुत ही देखते जाना है पैटर्न। अब सोचने में बंद कर दूंगा वीडियो को। ये हुआ क्या एक रुको रुको, ये पैटर्न देख रहे हो, देख रहे हो ना। तो बच्चों देखो, जब ऐसा होता है कि एक वेव ऐसे जाए और एक वेव वापस आए, ऐसा होता है, तो बच्चों आप पाओगे कि ये बिल्कुल एक स्टैटिक पैटर्न दिखेगा। अगर ये अच्छे से करेंगे एक्सपेरिमेंट को ना, तो ये पैटर्न आपको ऐसा लगेगा जैसे यही दिख रहा है बस। मतलब जो ऐसे देखेगा उसको लगेगा कि कोई चीज रखी हुई है इस शेप में। वो ये डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा कि वेव है वो। तो देखो ऐसा हो क्या रहा है, तो बेटा जाने वाली वेव जब ऊपर थी तो आने वाली वेव नीचे थी। तो जब उल्टा हुआ तो ये ऊपर चली गई, ये नीचे हो गई। लेकिन ये स्विचिंग इस तरीके से हुआ कि हमें पता ही नहीं चला। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, स्टैंडिंग वेव। क्योंकि दूर से देखने वाले को लगता है कि रुकी हुई, स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव। समझ में आया। लेकिन बेटा ये दो वेव होती है, अपनी पोजीशन को स्विच करती रहती है। समझ रहे हो, पोजीशन को स्विच करती रहती है। तो देखो जो स्टैंडिंग वेव कई तरीके की बना के दिखाएंगे, कई तरीके की। ये तो फ्रीक्वेंसी बदलेंगे ना, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बच्चों v बराबर क्या होता है, एफ लैम्डा, पता है आपको। तो अगर v फिक्स हो और मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो लैम्डा कम होगा। तो देखो इनकी रस्सी में अभी दो ही वेव देखने को मिल रही है, दो पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो दो से ज्यादा आपको इस तरह के शेप दिखने को मिलेंगे, क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाएगा। अभी एक वेव देखो, ये एक वेव पूरी बन रही है, तो ये पूरा वेवलेंथ के बराबर है, क्योंकि अभी एक ही वेव बन रही है ना, तो अभी वेवलेंथ के बराबर है। अब ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो कई वेव आपको दिखेंगी, अभी देखिएगा और भी वेव आपको दिखेंगे इसके अंदर। समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट। अच्छा बच्चों एक और बात समझ लो, इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की तरह जो बनता है उसको बोलते हैं नोड और एंटी नोड। क्या बोलते हैं, नोड और एंटी नोड। तो जहां पे ये बिल्कुल ज्वाइंट है, मतलब वेव खत्म हो गई, जैसे यहाँ पे खत्म हो गई, इस पॉइंट को पकड़ोगे बच्चों ना, स्टेशनरी रहेगा, इसको आप टच कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एंटी नोड, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, नोड। और ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, एंटी नोड। ये जो पॉइंट है ये क्या होता है, एंटी नोड। समझ में आ रहा है। अब आओ देखते हैं, तो स्टैंडिंग वेव में क्या बनता है, नोड और एंटी नोड। चलो देखो, अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, हाँ स्विच हो रहा है, लेकिन अगर परफेक्ट करा जाएगा तो पता नहीं चलता है, इसीलिए इसका नाम स्टैंडिंग वेव है बच्चों। देखो समझा रहे हैं, ठीक है। देखो कितने प्रोफेसर लोग कितने एक्साइटेड होते हैं बेचारे। अब पकड़ के दिखा रहे कि वो कुछ कर नहीं पाए। हाँ, वो अपने सब्जेक्ट को लेकर कितना उनको प्रेम होता है चीजों को। अब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम ऐसे भी क्लास में भी करा सकते हैं आपको, ये वाले एक्सपेरिमेंट हम क्लास में करा सकते हैं। नहीं बस उधर एक बच्चे को इसको पकड़ना पड़ेगा, देखो स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ इसी स्ट्रिंग को, और ये दिखा रहे हैं कि कैसे, वही कर रहे हैं। बस वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इतनी तेज कर रहा है कि आपकी आई उसको पिक नहीं कर पा रही। नहीं हो जाएगा, क्लास में भी हो जाएगा एक्सपेरिमेंट। उसके लिए ये लाना पड़ेगा नहीं। नहीं ऐसे हाथ से हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करना पड़ेगा। ये बना तो इससे अच्छा था। देखो अभी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा के दिखाया, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ऐसे बढ़ाने वाले होंगे फ्रीक्वेंसी, दिख
देखो ये होती स्टडी, जैसे हमारे पास थोड़ा सा देखो एक बन रहा है, फ्रीक्वेंसी कम किया है इन्होंने तो वेवलेंथ बढ़ गया, तो अभी एक बन रहा है, ठीक है ना। अभी फ्रीक्वेंसी देखो और बढ़ा के दिखाएंगे आपको। समझ आ रही है। देखो ये तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी कर दी ना। हाई फ्रीक्वेंसी करा, वेवलेंथ कम हो तो गया। मतलब दो नोड हो गए, तीन एंटी हाँ अब और ज्यादा दिखने लगेगा इसके अंदर, क्योंकि वेवलेंथ कम करते जा रहे हैं। ऐसे तो फिर जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतनी पार्टी देखो ध्यान से, है। और ऐसे तो 9-10 भी हो सकती है। बड़े जितना बड़ा स्ट्रिंग रहेगा उतनी हो सकती है, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा उतनी। अरे समझ में आ गया, लॉक करो बेटा, आ जाओ मैच पे इसके। समझ में आ रहा है बेटा? तो हम अब क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड। इधर ध्यान दो, बेटा ये क्या है, नोड है, ये x इक्वल टू 0 है, ठीक है, और इधर x एक्सिस है, आपको ऐसा मानना है, ठीक। तो बेटा ये क्या होगा, एंटी नोड। ये क्या है बेटा, हाँ नोड, हाँ ये क्या है बेटा, एंटी नोड, और ये क्या है बेटा, नोड। नोड है ना। इनकी x में पोजीशन निकालने की, x की किस किस वैल्यू पे नोड बनेगा और x की किस किस वैल्यू पे एंटी नोड बनेगा। ठीक हो तो चले, तुम लोग थोड़ा सा साथ दो ना तो ये खत्म कर देते हैं। सर आज कर दो, इससे क्या होगा कि जो नए बच्चे पढ़ेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। बीट तक खत्म कर दो सर आप। उन्हें मैं बोलूंगा कि देखो बीट पढ़ने, बीट नहीं, बीट भी दिक्कत होगी, इक्वेशन, इक्वेशन भी तो बताना पड़ेगा बीट पढ़ाने के लिए। क्यों क्यों क्यों? बीट में भी तो यही सारी इक्वेशन लगेगी। हाँ तो तुम्हें पढ़ा के खत्म कर देता हूँ ना। हाँ वही वही बीट तक खत्म करा अब उनके बाद लास्ट मतलब नेक्स्ट क्लास होगी तो बोल दूंगा कि डॉपलर इफेक्ट एक मात्र इफेक्ट है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अच्छा बस वही कुछ है। ऐसे करके बता दूंगा मैं, ठीक है, बीच का सारा मैटर स्किप कर दूंगा। सभी नंबर भी याद कर चुके। बस बोल दूंगा शाबाश बेटा गजब, तुमने सीख लिया जो पढ़ाया मैंने। नहीं, जो नहीं याद, जब बच्चे कम आए तो सर आपकी भी क्या गलती है, बच्चे मैं क्या नहीं करूं? आ रहे। अब मैं बीच में टॉपिक छोड़ूंगा, फिर अगली क्लास में आएंगे पूरा बताना पड़ेगा कि वेव की इक्वेशन बताओ। उनका लॉस, इट्स देयर लॉस। चलो इधर आ जाओ, इधर देखते हैं बच्चों। बच्चों ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए ना, तो बताओ साइन की एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या बात कर रहे हो यार, एक बार एक मिनट लिखो, पोजीशन ऑफ एंटी नोड, हमें सबसे पहले निकालना है पोजीशन ऑफ एंटी नोड। वही तो करा रहा हूं, इसी के अंदर तो चल रहे हैं अभी बेटा। आप नोड और एंटीनोड अलग अलग लिखवाओगे। हाँ जैसे डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव अलग अलग था, अब इसमें पोजीशन ऑफ एंटी नोड पहले, कि एंटी नोड एक्स की किस किस वैल्यू के लिए बन रहा है, ठीक है ना, पहले वो देख रहे हैं। तो देखो पोजीशन ऑफ एंटी नोड, तो बेटा साइन के एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, प्लस माइनस वन के। बेटा साइन के एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, प्लस माइनस वन के। अब सोचो तुम, साइन प्लस कब कब होता है, माइनस कब कब होता है? बच्चों साइन का ग्राफ ऐसे होता है, पता होगा आपको, तो पाई बाई टू पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पे। तो बच्चों यहाँ पे के एक्स का सोल्यूशन क्या आएगा, 2n-1, 2n-1 या 2n+1 ले लेता हूँ, 2n+1 पाई बाई 2, 2n+1 पाई बाई 2। n की वैल्यू 0 से डालो, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2n+1 पाई बाई 2। अच्छा यहाँ पे 2n+1 क्यों डाला, पीछे 2n-1 क्यों डाला, या 2n-1 ही डाल दिया? देखो ये सुनो, एक सुनो ध्यान से, मैं क्यों ऐसा चेंज कर रहा हूं,
बेटा अगर n की वैल्यू आपको 1 से स्टार्ट करना है तो 2n माइनस 1 डालो, अगर n की वैल्यू आपको 0 से स्टार्ट करना है तो 2n प्लस 1 डालो, बात एक ही है। तो मैं बस ये देख रहा था कि अच्छा ये पहला एंटी नोट बन रहा है ना, तो 0 पे आता तो मुझे माइनस ही करना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू मैं 1 डालना चाहता हूँ, पहले के लिए 1 डालना चाहता हूँ। अगर पहले के लिए 0 डालना होता तो मैं क्या डालता, माइनस, सॉरी प्लस। अब n की वैल्यू चेंज कर लो बेटे, कि कुछ मैं नया नहीं कर रहा, बस आप ये समझ लो n की वैल्यू अगर 0 से डालना है तो प्लस 1 रखो, 1 से डालना है तो माइनस 1 रखो। मैं चाह रहा हूं कि 1 से डालूं, चाहे 1 डालूं तो पहला एंटी नोड है, 2 डालूं तो दूसरा है, इसलिए 1 वाला कर लो। बेटा k की वैल्यू डाल के x की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, 2n माइनस 1 पाई बाई 2। तो बेटा पाई से पाई कैंसिल कर दो, बेटा x कितना आएगा, x आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4। नहीं सुनो ध्यान से बेटा, ये वो पोजीशन है जहां पे एंटी नोड बन रहा है, सुनो ध्यान से बेटा। एक वेव का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा। तो बेटा ये 1/4 ऑफ वेव है कि नहीं बताओ, 1/4 है। तो पहला एंटी नोड कहां बनेगा, जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो देखो बेटा x की वैल्यू कितने है, लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 है, मतलब ये बता रहा है कि x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पे पहला एंटी नोड बनेगा। दूसरा एंटी नोड कहां बनेगा बेटा, n की वैल्यू 2 डाल दो, n की वैल्यू 2 डाल दो, n की वैल्यू 2 डालो, दूसरा का बनेगा 3 लैम्डा बाई 4। यानी बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 4, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, 3 लैम्डा बाई 4। तो ये दूसरा बनेगा x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 पे। अब ऐसे आगे बढ़ते जाओ, तो बच्चों बता सकते हो मुझे कि दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, अरे इसमें बताओ ना, दो एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, हम माइनस कर दो, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4। तो बेटा लैम्डा बाई 4 आएगा ना, तो ये याद रखना दो लगातार एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। दो लगातार एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। बच्चों क्लियर, नहीं ये उसमें इंटरफेरेंस में निकालते हैं, यहां बस पोजीशन, इसमें पोजीशन बताते हैं कि कौन से पोजीशन पे नोड बनेगा, कौन से पोजीशन पे एंटी नोड बनेगा, समझ में आ रहा है। अब बच्चों अगला पोजीशन ऑफ नोड, पोजीशन ऑफ नोड, पोजीशन ऑफ नोड। तो साइन के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, 0। तो साइन के एक्स 0 डाल दो, बेटा 0 डालोगे तो ग्राफ से देख लो कब कब 0 होता है, साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है। तो के एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एन पाई, एन पाई, के एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई, एन होगा 0, 1, 2, सो ऑन सो। के की वैल्यू डाल दो बेटा और एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो, के की वैल्यू डाल के एक्स की वैल्यू सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, करो बेटा करो। 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू एन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, लैम्डा बाई 2, एन लैम्डा बाई 2, एन लैम्डा बाई 2 आएगा। बेटा एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है, 0 से, 0, 1, 2, 3। बेटा ऊपर ग्राफ में देख लो, पहला एंटी नोड कहां बनेगा, n इक्वल टू 0 पर, सॉरी पहला नोड कहां बनेगा बेटा, ये तो नोड ही है ना बेटा, ये नोड है ना, तो पहला नोड कहां बनेगा, n की वैल्यू 0 डालोगे, x इक्वल टू 0 पे। दूसरा नोड कहां बनेगा, n की वैल्यू 1 डालो, लैम्डा बाई 2 पे, ऐसे बेटा। तो दो लगातार नोड के बीच में डिफरेंस क्या होगा, पहला बन रहा है 0 पे, दूसरा बन रहा है लैम्डा बाई 2 पे। तो दो नोड के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, और दो एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितना हुआ, याद रहेगा। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितना डिफरेंस होगा, चलो ये भी बताओ, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितना होगा, हाँ करेक्ट, लैम्डा बाई 4। बेटा ये लैम्डा बाई 4 था, ये पूरा लैम्डा बाई 2 था, तो ये बचेगा कितना, लैम्डा बाई 4। अरे ये क्वेश्चन आता है बिना मतलब के आता है, कर लोगे ना ये तो, दो एंटी नोड के बीच में लिख लो इसको, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड
and 2 consecutive node is lambda by 2. बेटा लिख लो इसको, 2 लगातार नोड और 2 लगातार एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है। बेटा एक लगातार नोड और एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 4। लिख लो इसको। नहीं, कोई बात नहीं, वो भी क्या याद रखेंगे। मैं ग्रुप में आज वीडियो डाल दे रहा हूँ, जिसको देखना होगा देख लेगा, अपना कल्याण चाहेगा तो बता देना तुम्हारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में। ठीक है विहान, अब इसके बाद स्टैंडिंग वेव वो पढ़ाना है मुझे, हार्मोनिक्स पढ़ाने हैं, गिटार ओके सर। पढ़ाना है, और उसके बाद पढ़ाना है बांसुरी पढ़ाना है। हाँ, फिर उसके बाद गिटार में बीट को कैसे दूर करते हैं वो बताना है। हार्मोनिक्स बोलते हैं इसको, म्यूजिकल समझ लो एक तरीके से। बीट बहुत छोटा है, यही लंबा जाएगा स्टैंडिंग। देखो पूरे 11th में स्टैंडिंग वेव बहुत ज्यादा पढ़ना है, बाकी बीट बहुत छोटा सा है। अब स्टैंडिंग वेव के एग्जांपल, जैसे स्टैंडिंग वेव बनेगा, गिटार जब करते हैं प्ले हम, तो गिटार से अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड आता है कि नहीं आता है? तो अब हम देखेंगे गिटार में अगर ऐसा शेप बन रहा है, एंटी नोड और नोड का गिटार में बनता है ऐसा शेप, जो मैंने अभी आपको बनाया वैसे शेप बनते हैं, तो किस तरह का कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड आएगा, अब हम ये देखेंगे। तो गिटार के अंदर, फिर उसके बाद जो बांसुरी होती है उसके अंदर, फिर हम देखेंगे ऑर्गन पाइप जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कैसे वेव बनती है। फिर हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे बीट। बीट के बाद, हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम आपको पढ़ाएंगे डॉपलर इफेक्ट। ठीक है बेटा, अब यहाँ जाओ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।